वेलकम बैक स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डार्विन थ्योरी। स्टूडेंट्स ये चीज याद रहे कि डार्विन थ्योरी एक थ्योरी है। डार्विन थ्योरी कोई फैक्ट नहीं है साइंस का। बहुत सारे लोग ये चीज बिलीव करते हैं, साइंस का कम नॉलेज होने की बुनियाद पर वो इस चीज पे यकीन करना शुरू कर देते हैं कि जो डार्विन ने कंसेप्ट बताया वही हकीकत है। नहीं, एक बात खास बात है, उसने ये चीज कही कि लाइफ पानी से ओरिजिनेट हुई। एग्जैक्टली ये सही बात है, लाइफ पानी से ओरिजिनेट हुई। डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के हवाले से अगर हम बात करें, डार्विन ने एक आइलैंड पे एक्सपेरिमेंट किया। वहां पर कुछ बर्ड्स थी, उनकी बीक को स्टडी कर रहा था। उनकी बीक्स को उसने देखा, बर्ड्स की बीक्स एनलार्ज हो रही हैं, कुछ छोटी हो रही हैं। अकॉर्डिंगली कुछ बर्ड सर्वाइव हुई और कुछ बर्ड्स जो है वो डेथ हो गई उनकी। इस तरह से फिर डार्विन एक थ्योरी पुट फॉरवर्ड करता है 1858 में, जो डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के नाम से जानी जाती है, या नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी जिसको कहा जाता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए 1858 में थ्योरी पुट फॉरवर्ड करता है, बट 1861 में अपने फ्रेंड को लेटर लिखता है। वो फ्रेंड थॉमस थॉम्पसन है। उससे लेटर में क्या लिखता है? आई हैव नो प्रूफ ऑफ एवोल्यूशन, बट ये चीज कहता है कि मैं ये इसलिए लिख रहा हूं मैं ये इसलिए लिख रहा हूं कि टू गिव द रिप्लाई टू एम्ब्रियोलॉजी, जेनेटिक्स एंड अदर थिंग्स। तो इस तरह से ये एक थ्योरी है, ये कोई फैक्ट नहीं है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि डार्विन ने जो उस वक्त बात बताई कि इंसान एक ऑर्गेनिज्म से, एक स्पीशीज से दूसरा और दूसरे से नेक्स्ट बन गया, उससे फिर इंसान वजूद में आया। लेकिन जो इस वक्त ह्यूमन बीइंग की रेसेस की बात करते हैं, जिन ह्यूमन बीइंग्स की डिफरेंट स्पीशीज की बात करते हैं, स्टिल ऑल दैट स्पीशीज आर एग्जिस्टिंग इन दिस टुडेज वर्ल्ड। नाउ हमें डार्विन थ्योरी को पढ़ना है। इस थ्योरी के वो क्या पॉइंट्स हैं, वो क्या बातें डार्विन ने कही हैं, हमें उन चीजों को पढ़ना है। डार्विन ने 7 पॉइंट्स में अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन किया है। हम उन 7 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और हम 7 पॉइंट्स को पढ़ेंगे। सबसे पहली बात उसने कही है रैपिड मल्टीप्लिकेशन। उसने कहा कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रैपिडली मल्टीप्लाई होते हैं और बहुत सारे यंग वंस बन जाते हैं। एक एग्जांपल के तौर पर हम समझाते हैं कि एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म पैरामीशियम है। पैरामीशियम 48 आवर्स के अंदर 3 टाइम डिवाइड होता है, और कहते हैं कि अगर 5 साल तक इसी तरह से पैरामीशियम डिवाइड होता जाए और बढ़ता जाए, इसका मास इतना हो जाएगा मोर देन 10,000 टाइम टू द साइज ऑफ द अर्थ। लेकिन साथ में ही दूसरी बात कहता है कि लिमिटेड स्पेस एंड फूड, यानी मल्टीप्लिकेशन तो हो रही है, ऑर्गेनिज्म तो बढ़ रहे हैं, बट स्पेस और फूड लिमिटेड है। खाना उनके लिए लिमिटेड है, स्पेस उनके लिए लिमिटेड है, कुदरती सी बात है। और तीसरी बात वहां पे वजूद में आ जाती है, वहां उनके बीच में स्ट्रगल शुरू हो जाती है, जद्दोजहद शुरू हो जाती है, और उसे कहा जाता है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, स्ट्रगल सेम स्पीशीज के बीच में भी होगी, डिफरेंट स्पीशीज के बीच में भी होगी। द स्ट्रगल मे बी इंटरस्पेसिफिक और इंट्रास्पेसिफिक स्ट्रगल। और स्ट्रगल किस चीज के लिए होगी? इट मे बी फॉर द स्पेस, जगह के लिए, ये फूड के लिए होगी, ये मेट के लिए होगी, और जो स्ट्रॉन्गर वन होगा वही सरवाइव करेगा। उसके बाद तीसरी बात जो बताई गई है वो नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज द वेरिएशन। कहता है जो स्ट्रगल हो जाएगी और जिस ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करना है उसके अंदर वेरिएशन हो जाएगी और चेंज आ जाएगी, जो चेंज उसे उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में एडॉप्ट करने में मदद करेगी। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा फिर? नेचुरल सिलेक्शन, और इसी को कहते हैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। यानी ऑर्गेनिजम्स तो बहुत सारे हैं, उनके बीच में एक स्ट्रगल शुरू हो गई। अब जो स्ट्रॉन्गर ऑर्गेनिज्म है, जो ऑर्गेनिज्म हर तरह के हैबिटेट में एडॉप्ट हो रहा है, तो वही तो एग्जिस्ट करेगा।
जैसे एग्जाम्पल लेते हैं एक रैबिट की, वो रनिंग भी करता है, वो बरोज में भी रहता है, वो घास भी खाता है, इस तरह से अपने आप को अडॉप्ट कर सकता है। यानी जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी यूजफुल वेरिएशन हो वो उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकता है, उसी को सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट कहते हैं। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का मतलब यह है कि एक ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक जगह पे आए तो वहां पर अपने आप को एग्जिस्ट कराना, उसी को सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट कहते हैं। तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। जैसे हम एग्जांपल देते हैं कि हम एक एग्जाम में फॉर्म फिल कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉर्म फिल कर रहे हैं, लेकिन वही स्टूडेंट्स जो हैं उस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे जो हार्ड वर्क करेंगे और जो सिलेबस उन्होंने दिया उस सिलेबस को तैयार करके जब वो पास कर लेंगे तो दैट मीन्स वो अपनी पोस्ट एक्वायर करेंगे। यानी उन्होंने स्ट्रगल किया, स्ट्रगल करने के बाद वो उस पर्टिकुलर जगह को अचीव करने के लिए उन्होंने जद्दोजहद की, और उसी को कहते हैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। यानी उन्होंने अपने अंदर कुछ चेंजेस लाई, उन्होंने अपने अंदर कुछ एडॉप्टेशन की, जिसकी वजह से उन्होंने वो पर्टिकुलर जो है पोस्ट या पर्टिकुलर जगह जो है वो एक्वायर की। दिस इज द थिंग। नेक्स्ट, इनहेरिटेंस ऑफ यूजफुल कैरेक्टर। अब ये कहते हैं कि ये यूजफुल कैरेक्टर जिसकी वजह से उसने वो पर्टिकुलर स्पेस या पर्टिकुलर जगह को अडॉप्ट किया है वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होगा, और वो यूजफुल वेरिएशंस जो होते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होगी, और उसकी वजह से जो है एक नई स्पीशी वजूद में होगी। और लास्ट वाला पॉइंट तो यही है, न्यू स्पीशी विल जनरेट, और वी कैन से दैट न्यू स्पीशी अराइज हो जाएगी, अराइज ऑफ द न्यू स्पीशी। इस तरह से डार्विन के ये 7 पॉइंट्स हैं, बट देयर आर सम ड्रॉबैक्स आल्सो। मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं कि सबसे बड़ी ड्रॉबैक यह है कि उसे खुद भी इस चीज का पूरी तौर पे यकीन नहीं है कि जो बात मैं बता रहा हूं क्या ये सही है या नहीं। दूसरी बड़ी बात, इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहां पे डिस्कस करने हैं। पहली बात है लैक ऑफ रीजन दैट प्रोड्यूस वेरिएशन। पहली बात यह है कि डार्विन इस चीज को बताने से कासिर हो गया कि जो वेरिएशन हो रही है, जिसकी वजह से चेंज आ रही है, वो ये चीज बताने से कासिर है कि वो वेरिएशंस क्या है। वो वेरिएशंस को ही नहीं बता पाया किस तरह से वेरिएशन हो रही हैं, ही हैज नो रीजन। दूसरी बड़ी बात यह है कि वेस्टिजल आर्गन, वेस्टिजल ऑर्गन्स के बारे में हमें मालूम है कि ये वो ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे फोरफादर्स में फंक्शनल थे, लेकिन अब हमारे अंदर मौजूद हैं, ये नॉन फंक्शनल है। कहते हैं कि अगर ये ऑर्गन्स फोरफादर्स में फंक्शनल थे, हमारे यहां फंक्शनल नहीं है, तो ये यूजफुल चीज जो है, ये अगर यूजफुल थी फिर ये हमारे यहां होनी चाहिए थी, अगर यूजफुल नहीं है तो फिर क्यों ये हमारे यहां एग्जिस्ट है। लाइक विजडम टीथ है, वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स है, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन है, टेल बोन एटसेट्रा एटसेट्रा। कहा जाता है कि ये चीजें फिर नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए थी। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन और एक बहुत बड़ा सवाल निशान सामने है कि आवर स्पेशलाइजेशन ऑफ सम ऑर्गन। इसने कहा था कि यूजफुल ऑर्गन्स नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होंगे, लेकिन यहां पर अजीब सी बात होती है। लाइक हम डियर्स की बात करते हैं, उनके बड़े बड़े सींग होते हैं, एंटलर्स जिनको हम कहते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ एलिफेंट में बड़े बड़े दांत होते हैं, टस्क जिनको कहते हैं, वो ओवर स्पेशलाइज्ड हो गए हैं, उनको कोई खास फंक्शन ही नहीं है। वो क्यों है? फंक्शन की बात आप छोड़िए, वो उनकी लाइफ में हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं। Why they then transfer to the next generation? This is all about the Darwin theory. Stay tuned, watch the video, like and share the video.